बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। ये स्पोर्ट्स वन के सिलसिले का जो हमने शुरू किया था, जो टेस्ट मैच कराची में आज ख़त्म हुआ, इसके हर रोज़ हम आपके सामने आए थे और ये आज तो स्पोर्ट्स वन का बाकायदा दिन है। तो मैं आज भी इस टेस्ट मैच से बात करूंगा और आज प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम हिस्सा है आखिरी, उसको ज़रूर आप देखिएगा। लेकिन पहले हिस्से की बात मैं करूँ, उसमें मेरे साथ वही मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं और आज बात हम करेंगे उस टेस्ट मैच की जो पाकिस्तान ने बिलाखिर ड्रॉ कर लिया। 15 रन की दूरी पर टेस्ट मैच का अख्ताम हुआ क्योंकि लाइट ख़राब थी, लेकिन सरफराज अहमद की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या उन्होंने इनिंग्स के लिए 118 रन उन्होंने बनाए और इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने 4 मरतबा 50 से ज़ायद रन बनाए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी बने और सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी भी सरफराज अहमद बने। उनकी बदौलत, उनकी बैटिंग की बदौलत ही पाकिस्तान यहाँ तक आया था कि उम्मीद एक जाग गई थी। हम सब टीवी स्क्रीन्स के सामने या हमारे साथी जो आज के प्रोग्राम में आपके साथ ही होंगे, वो तो नेशनल स्टेडियम में ये मैच देख रहे थे। तो बहरहाल इस मैच का अहवाल आपके सामने होगा, क्या गलतियां की पाकिस्तान ने और क्या पाकिस्तान बेहतर कर सकता है वनडे सीरीज़ के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा लाहौर में बहुत कुछ हुआ है आज। मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में। उसके अलावा एक और बड़ी अछूती खबर है, हमेशा की तरह एजाज़ शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ज़रा ठीक हिंट हैं? हिंट तो दे दें, लाहौर की वो बड़ी खबर क्या है, हिंट दे दें, बस सिर्फ हिंट दे दें। लाहौर में बड़ी खबर यही है कि जो रमीज राजा साहब हैं उन्होंने अपने बस रास्ते बस बहाल बस करने के। बस 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 रमीज़ राजा साहब के मुतालिक खबर है एजाज शेख के पास, तो इस प्रोग्राम में वो यकीनन उससे भी अहवाल हम करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है बदियुज़्ज़मा, रोज़ की तरह ही बदियुज़्ज़मा रोज़ाना टाइम निकालते हैं और आज तो स्टेडियम से भागते भागते ही आए हैं क्योंकि ये सीनियर रिपोर्टर हैं, इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और बाकी खेलों को भी ये नज़र में रखते हैं और अपनी रिपोर्ट्स का हिस्सा बनाते हैं। बदियुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम। मैं असल में आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैच हो रहा था तो मैं सिक्योरिटी से बचता हुआ चला गया ऊपर। सरफराज की फैमिली बैठी हुई थी तो मैंने कहा उनकी वालदा से बात कर ली जाए। तो बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उनकी वालदा से मैंने बात की, तो वो भी मैं आपको दूंगा, आप उनको चलाइएगा। बड़ी अबदीदा थी, उनकी आंखों में आंसू थे, तो बड़ी ये जो है एक चीज़ है वो मैं लेके आया। और ज़बरदस्त बदियुज़्ज़मा की आपने कारस्तानी सुन ली, ये सिक्योरिटी को चकमा देकर गए थे, ये बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए थी इनको, लेकिन उन्होंने कह दी। दूसरी शख्सियत मेरे साथ हैं उबैद आवान साहब। कुछ 24 बरस इनको हो गए हैं इस दश्त की सयाही में, टीवी पर काम करते हुए इनको कोई 20 बरस का अरसा हो चुका है, लेकिन उससे पहले अखबार और उससे पहले मुख्तलिफ अखबारात में काम भी किया। बड़े अच्छे तज्ज़िये इनके होते हैं, बड़े अच्छे ट्वीट्स होते हैं। कुछ नाराज़ भी हैं आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनसे, या पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं ख़ास तौर से शॉन टेट, उनसे ये नाराज़ हैं। उबैद आवान साहब, आपको वेलकम, कैसे हैं? शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू। क्यों अल्लाह का शुक्र। डर गए बदी के बराबर बैठ के? अब आवाज़ ही निकल रही। नहीं नहीं, बदी भाई से तो मतलब सीनियर हैं, उनसे डर के ही बात करनी पड़ती है कि कहीं सीनियर हमारे कहीं बेअदबी ना हो फील्ड में जाए। सीनियर उबैद भाई हैं। बहुत सारी चीजें उनसे हमने सीखी हैं और कह रहे हैं ना, चकमा देके नहीं, सिक्योरिटी वालों से पूछ के गया था। उन्होंने कहा भाई हाँ, ये हमारी- अच्छा पूछ किया के ना, गया। ये अच्छा किया। एजाज भाई, टेस्ट मैच तो हुआ कराची में, लेकिन लाहौर में बड़ा कुछ गर्मा गर्मी हुई, काफ़ी खबरें हुई। मिसबाह उल हक ने आज बात की है लाहौर में, आपके पास क्या इत्तला है? आज बिल्कुल उसने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाली का जो फैसला सुनाया गया है बड़ी अच्छा है, ये खुशाइंद है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं जो सुई गैस से, नेशनल बैंक से, हबीब बैंक से, पीआईए से निकले हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया जो लोग ये कहते हैं ना कि ये डिपार्टमेंट बने बनाए तैयार खिलाड़ी लेता है, उनको तनख्वाहें देता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। कोई मिसालें मौजूद हैं, पहले डिपार्टमेंट उनको ले लेता तो वो बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से खेल के पाकिस्तान टीम ज्वाइन करते हैं। तो उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बहाल कर देगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होएगा डिपार्टमेंट्स के लिए कि वो सिस्टम जिसको रोक दिया गया था, जिसको ज़ीरो पे ले गए थे सारे लोग, अब उसको दोबारा किस तरह रन करेंगे, ये इतना आसान नहीं होएगा। बल्कि डिपार्टमेंट के जो हेड हैं और वो लोग जो इनको बहाल करना चाह रहे हैं, अब इस सिस्टम को ट्रैक पे कैसा चढ़ाते हैं, ये कोई मुश्किल नज़र आ रहा है, इतना आसान नहीं है। लेकिन वो पूरी उम्मीद है और खुश हैं इस बात में हैं कि अब फिर एक जो नया टैलेंट है वो सामने आएगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नस्ली का जो रोल है वो प्ले करेगा माजी की तरह। वो बड़े खुश थे इस बात पे कि जो डिपार्टमेंट बहाल हो गया, और ये होना ही चाहिए था और ये गलत फैसला था, चूँकि वो पहले भी इस बात के हामी थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए। तो अब वो इस बात पे बड़े खुश हैं और दोस्तों से भी इस हवाले से
कई बार बात कर चुके हैं कि कभी भी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर उसमें कुछ बेहतरी के इकदाम किए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतरीन बेहतरीन, क्योंकि मिसबाह हक वो खिलाड़ी हैं अज़हर अली के साथ और मोहम्मद हफीज़ के साथ कि उन्होंने अलल ऐलान ये कहा था, और इमरान खान साहब जो उस वक्त के पेटर्न चीफ थे उनसे मुलाकात भी की थी। मिसबाह हक की खबर आपको एजाज शेख ने दी, मेरी हफीज़ से भी बात हुई है, अज़हर अली से भी बात हुई है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों के पास तजावीज़ हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे। उबैद अमान साहब, आज के मैच की तरफ आते हैं। आज के मैच में आपको क्या क्या सिचुएशन क्या थी, आपके दिल की पोजीशन क्या थी? देखिए आसिफ भाई, सिचुएशन ये थी कि टेस्ट क्रिकेट ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमें या तो ये देखने में मिलता है कि 3 दिन 4 दिन में मैच ख़त्म हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और 5 दिन तक मैच चलता रहता है और पता नहीं चलता कि इसका क्या होने वाला है, और फिर 5 दिन के बाद जो है मैच ड्रा हो जाता है, जैसा पहले टेस्ट में हुआ था कराची में। लेकिन यहाँ अगर देखें तो 5 दिन खेल हुआ, सेंचुरियाँ भी बनी, विकटें भी गिरी, और आखिरी दिन के आखिरी सेशन और आखिरी ओवर तक ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, ये मैच ड्रा होगा, पाकिस्तान जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। तो ये मेरे ख्याल में इस मैच का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि जिस तरह की सूरत हाल थी, तमाम लोग टेंस में थे, दोनों टीमें टेंस में थी, दोनों ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है माहौल बड़ा कशीदा था, कुछ भी हो सकता था, पाकिस्तान भी हार सकता था, न्यूजीलैंड भी हार सकता था, और बिलाखिर रोशनी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि उसको जो ओवर्स रह गए थे उसको मुकम्मल किया जाता था, वरना 15 रन रह गए थे और आखिरी विकेट थी। अगर वो विकेट गिर जाती, नसीम शाह को मैं क्रेडिट दूंगा, जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग फील्ड उनके ऊपर सारे रखी फील्डर गई, आगे थे बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने मज़ाहमत की, और जो उन्होंने आखिरी के 3-4 ओवर जिस तरह से निकाले तो वो उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। सरफराज अहमद की जिस तरह से बैटिंग की, और सरफराज अहमद ही उस पोजीशन में लेकर गए कि पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ गया था, वरना कल जिस तरह से 2 विकेटें गिरी थी आखिर में, तो उसके बाद लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतनी फाइट कर पाएगा। सरफराज अहमद के बारे में अभी भी थोड़े से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बात होती है कि ये मैच तो जिताना चाहिए था सरफराज को। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं आज शुरू करूंगा 4 दिन और तकरीबन 4.5 दिन तक किसी को पता नहीं था कि मैच क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो आखिरी सेशन था आसिफ भाई वो ज़्यादा पूरे 4 दिनों में ज़्यादा अहम और अहमियत का हामिल था, क्योंकि जब सऊद शकील और सरफराज खेल लेते तो एक मैच का एक चीज़ बनी। फिर उसके बाद जब सऊद शकील आउट हुए तो सलमान जब आए तो सलमान ने एक मैच को बना दिया था, सरफराज के साथ मिलकर वो जीत की तरफ जा रहे थे, बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन दोनों का बन गया था। वहाँ सलमान आउट हुए तो मेरे ख्याल में जो ड्रेसिंग रूम से जो मैसेज गया कि भाई आप रुक जाओ, क्योंकि अगर एक भी आउट होता है तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आज जो मैच हुआ, अभी 3 ओवर बाकी थे, 3 ओवर बाकी थे, और 3 ओवर में अगर 15 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, लेकिन आखिरी विकेट खेल रही थी। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सरफराज अहमद को कि 118 रन की इनिंग्स खेली। और मैंने जो आज ग्राउंड में देखा, सबसे ज़्यादा तमाशाई आज थे ग्राउंड में, और मैं उनकी फैमिली के साथ ही बैठा हुआ था। उनकी फैमिली के जो जज्बात थे पूरे, उनके बहन भाई आए हुए थे, वालदा आई थी, उनका जो वाइफ थी, उनके बेटा था, और बहुत सारे लोग जो है इनको देख रहे थे, और एक ऐसा एक जज्बात था। आपने देखा होगा सरफराज ने ये क्या किया था सेंचुरी बनाने के बाद, उसने मुक्के मारे जमीन पर, ये क्या कि किस तरफ इशारा करता है? वो इशारा ये करता है कि मैं 4 साल बैठा रहा, सब्र किया, और मैंने कभी किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, किसी के को बोला नहीं, अपनी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक में, और मैं आया हूँ। जब बंदा परफॉर्मेंस देकर आता है तो वो इस तरह की, जब वो सेंचुरी करता है और पाकिस्तान टीम उसमें जीत की पोजीशन में आ जाती है तो खुशी लाजमी होती है। जब मैं उनकी वालदा से बात कर रहा था तो उनकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने 4 साल तक किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की, हालांकि परफॉर्मेंस वो डोमेस्टिक में देता रहा, और आज अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो मेरी सरफराज की सेंचुरी एक तरफ, पाकिस्तान की जीत दूसरी तरफ, तो वो जश्न ही होता और वो जो मना रहे। लेकिन एक बात बताऊं कि उसने साबित किया है कि वो अभी भी उसमें दमखम है, लेकिन थोड़ा सा जो तनकीद होती है वो लाजमी होनी भी चाहिए एक खिलाड़ी पे, कि जिस तरह की उनकी कीपिंग थी उसमें 2-3 कैच भी उनसे उन्होंने गए। एक लेकिन बैटिंग में भी मेरे ख्याल में सरफराज को आउट नहीं होना चाहिए था, और वो मैच फिनिश करके जाते तो वो ज्यादा। बॉल ऐसा पड़ा आसिफ भाई, वो बॉल ऐसा पड़ा, फील्डर भी सारे आगे थे, और वो कैच भी बहुत आउटस्टैंडिंग कैच उसने लिया। विलियमसन का ने कैच लिया जिनका सरफराज ने स्टंप छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। तो मेरे ख्याल में मैच अच्छा हुआ है, पाकिस्तान टीम जीत की तरफ गई है, लगा है कि हम डर और खौफ और प्रेशर से निकलते जा रहे हैं, और कोशिश आखिरी प्लेयर भी हमारे कर रहे हैं कि हम मैच जीतें। जिस तरीके से आप देखा कि जब फील्ड को पूरा आगे लेके आए तो नसीम शाह ने शॉट, अबरार ने भी शॉट खेले। एजाज शेख साहब, आपसे भी मैच के हवाले से पूछता हूँ, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, सरफराज की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी,
बाबर आजम की परफॉर्मेंस, इमामुल हक की परफॉर्मेंस, इस हवाले से कुछ आप कहना चाहें? असल में मैं ये कहूँगा कि अगर ये कहा जाए आज न्यूजीलैंड वर्सेस सरफराज अहमद था तो कुछ गलत नहीं होएगा। सरफराज में जो कॉन्फिडेंस था, जो उनके रिदम था, जो फुटवर्क था, जिस तरह उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली, वो एक यादगार इनिंग्स बन गई है। मैं एक और आपको बात बताता चलूँगा, जब मैं शेखुपुरा से इधर लाहौर अपनी ड्यूटी पे आता हूँ तो रास्ते में जो वैन है ना एक हमारी लगी, उसमें इतने इतने एक लोग क्रिकेट देखने वाले हैं, शौकीन हैं, क्रिकेट कीन है, बड़ा डीपली मैच वॉच करते हैं। तो वो भी रास्ते में यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। और सब एक जो लंबी लाइन थी ना प्लेयर्स की, कि जिस तरह शान मसूद है या इमाम उल हक है, सऊद शकील, आगा सलमान, तो ये मैच जीतना चाहिए, पाकिस्तान जीतेगा। बड़े होपफुल थे सारे लोग। वो जो दो पहली विकेटें जो गिर चुकी थी उस पर उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और मैच जीत सकता है। और मैं भी बड़ा हैरान था कि लोग इतने कीन हैं, तो इतने अच्छे तरीके से ये मैच देखते हैं। तो और आज जिस तरह सरफराज ने उनको सच साबित किया, तो ये साबित कर दिया कि यही पिच जिसमें पहले आउट होने वाले खिलाड़ी कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, रिवर्स हो रहा है, बॉल लो रह रहा है थोड़ा सा, और उनकी फील्डिंग प्लेसिंग बहुत अच्छी थी। बॉलर्स ने जो बॉलिंग की वो बिल्कुल उसी हिसाब से फील्ड प्लेसिंग की गई। तो इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, वो एक बहुत शानदार, एक लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी सरफराज की। और जहाँ तक जो 12 रन्स इमामुल हक बनाकर आउट हुए, वो क्रीज से निकल कर शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। हालांकि उस वक्त ये टाइम नहीं था कि वो क्रीज से निकलते तो इस तरह आउट होते। इस तरह शान मसूद ने लंबी हिट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई, और 27 रन पर जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, ये टाइम था कि एक टेम्परामेंट दिखाने का, सुकून से खेलने का। लेकिन इसके बाद सऊद शकील खेलने क्रीज पे रुके, लेकिन वो इतना स्लो खेले, इतना स्लो खेले। अगर वो इनका उसी तरह साथ देते जिस तरह सरफराज अहमद ने बैटिंग की है, तो कोई वजह नहीं थी कि 15 से 10 ओवर से पहले ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त से दो चार करता। पता नहीं क्या वजह है कि सऊद शकील इतना स्लो क्यों खेले और सऊद कैसा शकील इसी खेले। तरह का खेलता है, पिछली इनिंग में भी उसने ऐसे ही खेला था सऊद शकील ने। शान मसूद के हवाले से बात करूंगा, दोनों से पूछूंगा वो उनमें ये नया पन कहाँ से आ गया कि वो एग्रेसिव खेलते हैं, रन कम बनाते हैं लेकिन बॉल्स भी कम लेते हैं वो। देखिए देखिए शान मसूद का जब और से क्योंकि वनडे comeback के हुआ- नायक कप्तान भी तो हो गए ना वो। जब से कमबैक हुआ था तो उस वक्त बड़ी तवक्कुआत थी शान मसूद से, क्योंकि वो बड़ा एक अच्छा सीज़न खेल के आ रहे थे काउंटी से, और वहाँ उन्होंने डबल सेंचुरी भी की, वहाँ उन्होंने काफ़ी रन्स किए, जिसकी वजह से वो टीम में वापस आए। पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब से वो टीम में वापस आए तो उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। यहाँ कराची में बात करें, दोनों टेस्ट के अंदर शान मसूद जो है वो फ्लॉप हुए, उनकी बैटिंग कहीं नज़र नहीं, और जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। ख़ास तौर से इस मैच की आपने बात की है, तो इस मैच में भी देखें, पिछली इनिंग में भी वो इसी तरीके से आउट हुए हैं, और शायद वो इस कोशिश में है कि मैं अपने ऊपर से प्रेशर को रिलीज़ करूं, बाहर निकल के खेलूं, लंबी हिट्स लगाऊं, लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाए। शायद जिस तरह की उन्हें विकटें वहाँ मिल रही थी यूके के अंदर, यहाँ पर वो चीज़ उन्हें नहीं मिली, या यहाँ का मौसम से वो एडजस्ट नहीं हुए, या किस तरह से, क्योंकि वहाँ वो बड़ा अच्छा खेल कर आए थे। लेकिन यहाँ शायद वो शाहिद अफरीदी के बयान को सीरियस ले गए कि 130 का स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, तो शायद वो उस चक्कर में है। कुछ प्लेयर्स को हमने देखा है इस सीरीज़ के अंदर कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेलने की उन्होंने कोशिश की है, तो शायद वो उस बयान का जो है वो। बदी आपके ख्याल में क्या है शान मसूद की ये तब्दीली, जारहाना मिजाज उनका, ये देखिए जब काउंटी किस वजह में से? उन्होंने रन्स किए तो आपने काउंटी में देखा होगा कि जब उन्होंने सेंचुरी भी की, डबल सेंचुरी भी की, तो उसमें उनकी बॉलों का फर्क देखें कि डबल सेंचुरी भी उनकी इतनी बॉलों पे नहीं थी, वहाँ पर भी वो तेज़ खेलें। तो यहाँ उनकी कोशिश देखें, हर कोई किसी न किसी से मुतासर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम जब यहाँ पर आई थी तो मैंने अक्सर नेट पे भी देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स के पास शान मसूद जाते थे, खासतौर पर उनके ओपनर के पास ये खड़े रहते थे, उनसे बातचीत कर रहे होते थे। हो सकता है उनसे उन्होंने टिप्स वगैरह लिए हो कि यार मुझे किस तरीके से खेलना है, क्या करना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। देखें जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि बजाय अगर बॉलर को हावी करने के, मैं खुद अगर हावी हो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश मुझे लग रहा है कि वो पिछले मैच में भी उन्होंने 2 चौके मारे और उसके बाद तीसरे भी उन्होंने मारने की कोशिश की जो पॉइंट पे आउट हो गए।
तो कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो अपने आप को दबाव से निकालने के लिए इस तरह की तेज इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन अब जो है टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही खेलना चाहिए। देखिए आउट तो हो जाता है, आपने सिफर पे भी आउट होना है और आपने 100 रन पे भी आउट होना है। आज जो मेन फर्क मुझे नजर आया, देखिए 146 बॉलिंग खेलने के बाद सऊद शकील ने जो है वो 32 रन किए। तो अभी आप, मुझे लग रहा है मुझे डांटेंगे, तो अगर वो वापस, क्यों डांटेंगे? वो ब्रेक लेने फिर बात करते हैं। नहीं, बात मुकम्मल कर लो। नहीं, आप ब्रेक ले लें। मैं बदी को डांटने के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। आई सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बदी जमा साहब मुझे कह रहे थे मैं डांटूंगा इनको, मैंने बिल्कुल नहीं डांटा इनको। अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है तो हम कहते हैं कि यार ये किस तरफ जा रहे थे। बहुत सारी बातें आज मीडिया बॉक्स में भी हम लोग बैठे हुए थे, उन यहाँ पर भी हो रही थी कि पाकिस्तान टीम को जीत की तरफ जाना चाहिए। जब पाकिस्तान टीम जीत की तरफ गई है तो वहाँ 2 आउट हुए, जाहिर है फिर आपको ये भी तो करना है, आप टेस्ट हार रहे हैं और मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस आप होम ग्राउंड में हार चुके हैं, वाइट वॉश भी आपको हुआ है। तो कोशिश मेरे ख्याल में, अब सरफराज अहमद जिस तरीके से खेल लेते, सलमान जैसे खेल लेते, तो उन दोनों की तो कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को जिताएं, लेकिन वहां अगर वो आउट नहीं होते सलमान, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीत चलो जाता। अब तो हो गया। इजाज़ भाई, वनडे सीरीज अब आने वाली है, तो पाकिस्तान की वनडे सीरीज में कोई तब्दीली का तो अब मैं नहीं कह सकता कि कुछ होगी या नहीं होगी, लेकिन वनडे में पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान टीम चाहे वनडे की हो या टेस्ट मैच की हो, ये तो मुमकिन नहीं है कि तब्दीली करनी हो तो उनके पास 100 तरीके हैं, वो किसी को इन करना या आउट करना। मतलब सरफराज तो अहमद आ सकते हैं वनडे स्क्वाड में? लगता नहीं है, नहीं आ सकते, अभी नहीं आएंगे, क्योंकि 3 वनडे हैं। जब एक मैच देख लेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, दूसरा देखें, तीसरे में कोई चांस दे दें तो दे दें, या फिर कोई ऐसा प्लेयर जिसके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ या बोर्ड के खिलाफ, तो उन तक रिपोर्ट पहुंच जाए, तो फिर मुमकिन है कि उसको कुछ बहाना बना के कि अनफिट हो गया तो उसको साइड पे कर दें, अदरवाइज कोई सूरत नजर नहीं आती। इजाज़ भाई एक और डिबेट खोलते हैं। PSL की कुछ मैनेजमेंट से या कुछ टीम्स के हवाले से कोई बात है आपके पास, उस पर आ जाइए। हाँ जी, जो फ्रेंचाइजर्स की मीटिंग हुई है उसकी एक खबर आई है बाहर कि इन्होंने फैसला किया है कि 5 मैचेस वुमेन लीग के हवाले से भी करवाए जाएं और उन मैचेस को PSL 8 एडिशन 8 है उसके दौरान ही करवाया जाए, और इन जो 5 मैचेस वुमेन लीग के हवाले से करवाए जाएंगे उनको टेस्ट रन का नाम दिया गया कि अगर वो अच्छे हो गए, कामयाब हो गए, देन वो सितंबर अक्टूबर में वुमेन लीग भी करवा दी जाएगी। और इस हवाले से 4 या 6 टीमें तश्कील देने पर गौर हो रहा है। लाहौर कलंदर, कराची किंग्स जो है, इसके अलावा जो टीमें हैं वो भी आएंगी, लेकिन ये सारा मामला बिडिंग के जरिए होएगा और फैसला जो हतमी है ये 5 मैचेस देखने के बाद होएगा कि आया वुमेन लीग रवा 7 सितंबर अक्टूबर में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा। जो प्रोसेस PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग मेंस का बैन ही, ये इनकी कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही है कि वुमेन लीग भी उसी लेवल की करवाई जाए ताकि पता चले कि पाकिस्तान ने जो दूसरी लीग करवाई है PSL की तरफ, वो भी कामयाब हुई। ये फैसले सामने आ रहे हैं। एक बात अगर आपकी इजाजत हो, इजाज भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करता है? अब जूनियर लीग हुई, उसमें भी कोशिश पहले यही की गई कि हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं वही उनको ऑन करें। फिर अब वुमेन लीग की बात हो रही है तो अब फिर वही कराची किंग्स और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान और यही फ्रेंचाइजेज जो होंगी। नए लोग क्यों नहीं इंडक्ट करते? नई पार्टियां क्यों नहीं आती क्रिकेट के अंदर? ये मुझसे पूछा आपने? जी भाई, अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो जंगल का बादशाह होता है ना, शेर, वो बच्चे दे अंडे दे, उसको किसने पूछना है? नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि बड़ी मछली जो होती है ना, सुनने में यही है, कहावत ये है, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। और जिन लोगों की इजारादारी बन चुकी है ना, जहाँ जिस शोबे में भी, जिस मैदान में भी, तो फिर वो जल्दी जान नहीं छोड़ते, तब वक्त है कि उनकी जान कोई और ही आके छुड़ाए। तो ये जो फ्रेंचाइजेस है वो पूरी तरह हावी है। मेरी बात भी जान नहीं छोड़ रहा है। नहीं, जान नहीं छोड़ रहा है। माशाअल्लाह, जिंदगी दे, सेहत दे आपको, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आसिफ भाई, मैं कह रहा हूँ कि जान इसलिए नहीं छोड़ते कि जब माल आ रहा होता है, जब पैसे आ रहे होते हैं, जब डॉलर आ रहे होते हैं, तो कौन किसी को छोड़ेगा? अब अगर एक फ्रेंचाइज के डॉलर पास लगाते भी तो हैं फ्रेंचाइज वाले, पहले तो मुझे लगाते बताएं, हैं। अगर आपने 2-4 लाख रुपए लगाए, उसके बदले आपको 20 लाख मिल गए, तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है? और दुनिया भर में आपका भाई दूसरों को भी मौका देना, बार बार यही क्यों? बार बार यही ये नहीं, ये बात सही है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए।
आप जरूरी नहीं है कि आपने कराची किंग है या कोयटा है, या मुझे बताएं कि कोयटा के खिलाड़ी क्यों नहीं आते कोयटा में, ये भी एक सवाल है। और अभी कोयटा में मैच करवाने की बात हो रही थी, अभी भी बोर्ड में ये हो रहा है कि जी हम एक मैच कराएं या नुमाइशी मैच कराएं, इस बात पे ही मुतफिक 5 नहीं हुए। फरवरी को वहां पर नुमाइशी मैच होगा, नुमाइशी मैच ही होगा कोयटा क्योंकि ग्लैडिएटर पीएसएल का और नहीं कर पेशावर रहे। जलमी आसिफ भाई, PSL भाई, का मैच आसिफ भाई, PSL का नहीं कर रहे। PSL का आसिफ मैच भाई, भी होगा वहाँ। नहीं होगा। चले आसिफ अगले भाई, ये सेगमेंट जो- में मेरे साथ हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान के उनसे पूछिए, इसाक जमाली साहब, उनसे मैं ये सवाल कर लाजिम लूंगा। पूछिएगा। तो उबैद आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? नहीं सही आपने है। point अच्छा उठाया। कोयटा में देखें जाना इतना आसान नहीं है। अभी वहाँ का जो स्टेडियम है, आप सीधी उसको फ्लाइट देखकर- जाती है 1.5 घंटे। नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको वहाँ पर माहौल चाहिए। ये सारे आपको जो सवाल मैं स्टेडियम आपके रखूंगा इसाक जमाली साहब। स्टेडियम की क्या हालत है वहाँ पर, फिर वहाँ पर जब तक लोकल गवर्नमेंट आपको गो अहेड नहीं देगी तो आप वहाँ पर कैसे अमन अमान की सूरत हाल वहाँ देखिए पर ये सारे देखकर- सवाल तो अब आगे रखूंगा ना, इसाक जमाली आसिफ साहब भाई, हैं एक मेरे छोटी साथ। सी बात करना चाह रहा हूँ। जी ये जो वुमेन लीग होएगी ना, जो आपने इन्होंने सवाल उठाया कि फ्रेंचाइजर ये अब उन्होंने जब ओपन बिडिंग करनी है तो जो मौजूदा फ्रेंचाइजर्स हैं उनसे बढ़कर कोई आ जाए तो कैसे मुमकिन है कि क्रिकेट बोर्ड उसको इग्नोर कर दे? जब इनसे बढ़ के कोई आता ही नहीं, वो खुद बोली बढ़ा दें तो फिर वो मुमकिन नहीं ना होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ओपन बिड करेगा ना, तो उसके लिए वो आए, अगर नहीं उनकी होती तो अदालत से भी कोई रुजू कर सकता है। लोग भी पीछे हटे हुए हैं, कुछ आ नहीं रहे, ये भी वजह है। तो चलें इजाज़ भाई, आपके पास कोई और खबर भी? रमीज राजा साहब ने क्या कह दिया आज भाई, आपसे खास तौर से कोई खबर आप लाएं? हाँ, ये मालूम हुआ है पीसीबी के मोतबे ज़राए से कि जो मुश्तरका दोस्त होते हैं ना सेठी साहब के या हाई ऑफिशियल्स के, मौजूदा रजीम के और रमीज़ राजा के, जो मुश्तरका दोस्त हैं उन्होंने आपस में रब्ता किया रमीज़ राजा के दोस्तों ने। तो अब ये इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि रमीज़ राजा अब वो बयानबाजी नहीं करेंगे क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जो आते ही उन्होंने की, जो अच्छा। गोलाबारी की, लफ्जी गोलाबारी की। और उसकी बुनियादी वजह ये करार दी जा रही है चूँकि जिसने कमेंट्री भी करनी है ना पाकिस्तान सुपर लीग में या बैरून मुल्क जाके, तो उसके बगैर नहीं कर सकता जब तक उसके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एनओसी नहीं होएगा। तो चूँकि इनका ब्रेड एंड बटर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो तो यही है, और एनओसी ना मिलने का खौफ और क्रिकेट के हलकों से कट जाने का खौफ, अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ये जो गोलाबारी ना लफ्जी पुरानी रजीम की वो बंद हो जाएगी। कोई ऐसी बात चलें नहीं अच्छी बात है, और कोई मुश्तरका दोस्त रास्ता बड़े निकले, एक्टिव हो चुके हैं इस कोई सवाल से। रास्ता निकले। आपका क्या मौक़िफ़ है रमीज राजा साहब को? कमेंट्री तो उनका खूबसूरत कमेंटेटर है, वो कितनी अच्छी बातें करते हैं, नहीं इतना कमेंट्री फ्लो में अगर अंग्रेजी वो बोलते कमेंट्री हैं। अगर उनको ना भी मिली तो उनका यूट्यूब चैनल तो है ना उस पे तो वो अपना नहीं, वो अपनी YouTube भड़ास का निकाल हक सकते है ना, हैं। उनका हक है। नहीं कमेंट्री अच्छी बिल्कुल बात है कि PSL दरमियान PSL में में कर सकते कमेंट्री हैं, करने कर का सकते हैं। अपना ही दूसरा मजा है। एक खबर हमने और मिस कर दी कि आज जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो हाँ, नजम वो। सेठी के बयान को काफी जो है कहा है कि इनका नजम बयान सेठी जो साहब की है गलती बेबुनियाद है, नजम क्योंकि सेठी साहब हमने की- शायद जो है उनके इलम में नहीं होगा कि पहले इल्म में, पीसीबी हाँ, के अच्छा साथ हुआ तुमने याद करा दिया। नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये जो रिलीज उनकी आई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा ईमेल किया और जाकिर ईमेल- खान और 22 फैसल दिसंबर हसनैन बिल्कुल, को- 22 ईमेल दिसंबर किया, की और अगर डेट दी उनको उन्होंने, नहीं तो 22 पता तो फिर दिसंबर को उनका- सेठी साहब तो नहीं थे ना, नहीं जो भी था उनसे पहले सेठी साहब को मालूम कर अपनी correspondence हुई होगी। बताना यही चाहिए तो था ना, ना। ये लोग इनको पता होता नहीं सेठी साहब ने कल गलत बॉल खेला है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं वो उनका था, उन्होंने ये कहा कि भाई जब आपको अकायद ही नहीं पता तो आप किस तरीके से हम पे और इल्जाम सेठी लगा साहब रहे हैं? चले गए, विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू दे दिया उन्होंने। वहाँ इंटरव्यू दे दिया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करे जी कि पीएसएल के शेड्यूल का ऐलान भी वो कर दे। हाँ, ये गलत हो गया। इजाज़ भाई आपका आप मौक़िफ़ दे रहे हो उस पर कोई? पीएसएल के शेड्यूल का ऐलान नहीं कहा, मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा है कि पीएसएल का जो नहीं, शेड्यूल है उसको पीएसएल का भी आप ही कर देना, आप ही फिर कर उसने ये दें, कहा है। पीएसएल इस तरह के से एयर एंडर भी आप जो है वो फाइनल कर दें। तो सेठी साहब को मशवरा दो यार कि थोड़ा सा धीमे हो जाओ, सेठी थोड़ा सा साहब। हल्के आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा हल्के आ जाओ, आपस की असल बात में है, वो- आपस में निपटा लें। उनके अंदर भी तो जो है वो साफियों वाले जरासीम है, वो भी तो साफी हैं, उनको साफी भी वाले जरासीम तो तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हें शॉन टेट उनको की कौन खबर सी बात, शॉन टेट की आपको क्या बात बुरी लगी थी कल? नहीं, शॉन टेड की देखे जिस तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब को, उन्होंने क्वेश्चन किया बॉलर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर कि होम सीरीज है और हम होम सीजन के अंदर 7 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक जेन्युइन क्वेश्चन था। ये भी मौजूद थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, genuine ये सही question कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताएं, एक बंदा बॉलिंग कोच है, वो बॉलिंग कोच है, वो कैसे कहेगा कि यार मैं नाकाम हो रहा हूँ मेरे बॉलर? उसने ये कहा है कि भाई ये आपकी सोच हो सकती है, आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरा नहीं, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें अब वो
कहाँ तक वो नहीं चीज कर चली रहा है गई, काम, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो जो क्वेश्चन किया गया था उसका जवाब तो देना। इजाज भाई आपका मौका क्या है, खत्म हो रहा है टाइम हमारी मेरा। है। आपको मालूम है ना ये सूरत हाल जो कल शॉन टेट के साथ हुई प्रेस बॉक्स में? अरे ये जो मीडिया सेल होता है ना वही सारा समझा के भेजता है, क्योंकि उन्होंने बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं तो उनको जो भी गाइडलाइन देंगे ना वो मीडिया सेल ही देगा कि फलां सवाल करेगा तो ऐसे करना। तो ये उनको भी नो कमेंट्स कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ तो जवाब देते हैं माहिर भट्टी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जवाब देना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन था, कोई बुरी बात नहीं थी इसमें, बल्कि उनका नाम लेके अगर बॉलर्स का कह रहे हैं कि जो तोक़ुआत रखते हैं, पूरी कौम तोक़ुआत रखती है सारे फास्ट बॉलर से, स्पिनर से, जब वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो सवालात तो उभरेंगे, सवालात तो उठेंगे, तो सवालात के जवाब तो इन लोगों ने देने हैं। अगर ये इतने जोगे नहीं होते तो क्यों मीडिया के सामने आते इस तरह का हैं? सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं सवाल करें, लेकिन उसने जो जवाब दिया मेरे ख्याल में बुरा नहीं दिया। उसने कहा जी ये आपके वो हो सकते हैं, मेरे लिहाज से आपकी राय में ये तो एरोगेंट लगा राय है। नहीं ना, ऐसा ख्याल है। reality ख्याल है ना, उसका। ground reality और दूसरा है। ये कि एक बार पहले भी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उनसे सवालात हुए थे, तो उनसे बाद में जाके पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जी जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैनेजमेंट जो है मुझे भेज देती है कि जाके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भेजा था, इन पे ऐसे ही सवालात हुए थे। आपको मालूम है कि इस तरह के जो बाहर के कोचेस वगैरह होते हैं वो सीधा सवाल के जवाब तो दे देते हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको मालूम है किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से हम जो है सवाल तो करते हम हैं। में गलती है, मतलब आप कह नहीं, रहे हैं हमें गलती- बेहतर होने की जरूरत है। नहीं मैं नहीं कह रहा सवाल सवाल ये तो- गलत था। ये तो- मैं नहीं कह रहा सवाल सवाल गलत तो था। बहुत अच्छा था। सवाल बहुत अच्छा था, सवाल लेकिन कि होंगे, आपके फास्ट बॉलर सवाल कर क्या होंगे। रहे हैं इतने अरसे से परफॉर्म? वो ये कहते मैंने हैं कि मेरे सवाल पास पूछा। फास्ट बॉलर्स अभी नए हैं। सर, शायद अफरीदी से मैंने सवाल पूछा। एक्सपीरियंस बॉलर हमारे अनफिट हैं। हाँ। ये सवाल का जवाब बनता था। बनता था। जल्दी से मैंने खत्म हो। देखिए शाहिद अफरीदी से मैंने सवाल पूछा कि 3 फास्ट बॉलर को तीनों फॉर्मेट आप खिला रहे हैं, आज वो इनफिट हाँ, हैं, जख्मी हुए हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार? चलो ठीक है। ये इजाज शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से ज्वाइन इन किया। उबैद अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। बदियु जमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमने बात की टेस्ट मैच के ऊपर और कुछ और ख़बरें जो लाहौर स्टेशन से इजाज शेख ने हमें दी वो बहुत कारामद खबरें। रमीज़ राजा और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कुछ जो मामलात हैं वो मुरम्मत की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इसहाक जमाली, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान। उनसे बहुत काम की बातें हुई हैं, वो उनके लिए आप स्टे ट्यून्ड, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ।